जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एस के राजपूत में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जी के यूपी स्पेशल। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 14 मई 2023 को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, तो इसी के तहत इसी को देखते हुए हम लोग आज उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के बारे में बात करेंगे, देखते हैं और इसे सही से रिवाइज करेंगे। इस साल जहाँ तक हो सकता है, जैसा कि ऑप्शनल पेपर जो थे वो हटा दिए गए और ऑप्शनल के स्थान पर यूपी स्पेशल अलग से 2 पेपर जोड़ दिए गए हैं, तो ऐसा लगता है कि इस बार यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस की संख्या का ग्राफ बढ़ेगा। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग यूपी स्पेशल जी के सही से रिवाइज करते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में सामान्य परिचय। राज्य उत्तर प्रदेश है। राज्य का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी लखनऊ है और राज्य दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। राज्य का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा वो उर्दू है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद है और लखनऊ में इसकी खंडपीठ स्थित है। कुल मंडल 18 है और जिलों की संख्या है 75। विधानमंडल द्विसदनीय है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या टोटल 100 है, जिसमें 99 निर्वाचित और 1 एंग्लो इंडियन है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404 है और जिसमें 403 निर्वाचित है और 1 एंग्लो इंडियन है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत है। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। इस उत्तर प्रदेश का स्थिति एवं विस्तार भारत के उत्तर में 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। सीमावर्ती राज्य एवं देश है। उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। पूर्व में झारखंड और बिहार और कुछ सीमा लगती है नेपाल से भी साझा करता है। इसका आकार लंबवत है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। राजकीय चिन्ह मछली है। राजकीय पुष्प पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है और राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय खेल हॉकी है। अगर जनसंख्या की बात करें तो हम लोग देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जिसकी करीब करीब 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। 19,98,12,341 है। पुरुष जनसंख्या है 10,44,80,510 है और महिला जनसंख्या है 9,53,31,831। लिंगानुपात है 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। लिंगानुपात 912 है और साक्षरता दर है 67.7% है और पुरुष साक्षरता दर 77.3%। महिला साक्षरता दर है 57.2% है और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या है 4,13,57,608। अनुसूचित जनजाति पुरुष जनसंख्या 2,16,76,975 है। अनुसूचित जाति 1,96,80,633 है। महिला जनसंख्या कुल जनसंख्या में 20.7% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 11,34,273 है। अनुसूचित जनजाति की पुरुष जनसंख्या 5,81,083 और अनुसूचित जनजाति की महिला जनसंख्या कितनी है? 5,53,190। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0.6%। ये फैक्ट याद करने लायक है। 0.6
प्रतिशत। प्राकृतिक प्रदेश देखते हैं। प्राकृतिक प्रदेश हमारा 3 भागों में बांटा गया है। एक तराई प्रदेश है, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश है और दक्षिण का पठारी प्रदेश है। प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, काली या शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन एवं सोन नदी आदि। प्रमुख फसलों की बात करते हैं तो प्रमुख फसलें हैं हमारे यहाँ की गन्ना, चावल, गेहूं, गन्ना, चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ तथा सरसों। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान तथा जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान तथा सरसों के उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान है। प्रमुख फसलों की बात करते हैं तो प्रमुख फलों की बात करते हैं तो प्रमुख फल है आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची, रतालू आदि। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। आइए बात करते हैं, देखते हैं उद्योग धंधे। उद्योग धंधे चीनी, सूती वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सलाई, साइकिल, कागज, एल्युमिनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग, सिगरेट आदि उद्योग धंधे होते हैं। कुटीर उद्योग की बात करें तो कुटीर उद्योग सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कालीन, पीतल व कलाई के बर्तन, इत्र व तेल, ताले, चाकू, कैंची, प्रेस, प्रकाशन, संगमरमर आदि ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार की प्रमुख कारखाने, केंद्र सरकार के जो कारखाने हैं यूपी में उनकी बात करते हैं, देखते हैं। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ये रेणुकूट सोनभद्र में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कानपुर और लखनऊ में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये नैनी इलाहाबाद में है और रायबरेली में भी है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल ये नैनी इलाहाबाद में है। उर्वरक कारखाना ये गोरखपुर और इलाहाबाद दोनों में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क ये वाराणसी है, DLW। सिंगरौली कोयला खान ये सिंगरौली सोनभद्र में है और मॉडर्न बेकरी ये कानपुर में है। भारत पंप एंड कंप्रेसर ये नैनी इलाहाबाद में है। आयुध उपस्कर कारखाना ये हजरतपुर फिरोजाबाद में है। इसके बाद में आता है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये झांसी में है और अपट्रान कैपिटल सिस्टम लिमिटेड ये लखनऊ में है। अपट्रान डिजिटल सिस्टम लिमिटेड ये भी लखनऊ में है। सीमेंट कारखाना ये चुर्क डल्ला ये मिर्ज़ापुर में है और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये गाजियाबाद में है। मथुरा तेल शोधक कारखाना ये मथुरा में है और कृत्रिम अंग निर्माण ये कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान ये कानपुर में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड ये लखनऊ में है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय शोध संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट ये लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है और औद्योगिक तकनीकी शोध संस्थान ये भी लखनऊ में है और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में ही है। अब आते हैं राज्य में प्रमुख विश्वविद्यालय। तो राज्य में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और इसके बाद में राज्य विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये केंद्रीय विश्वविद्यालय ये इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये वाराणसी में, ये 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये अलीगढ़ में है। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी और लखनऊ विश्वविद्यालय ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये आगरा में है। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय ये कानपुर में है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद आता है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी।
इसके बाद में आता है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कानपुर में है, इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। अगला है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये वाराणसी में है, इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये फैजाबाद में है, अयोध्या, जिसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, ये बरेली में है, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ये फैजाबाद में है, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, ये झांसी में है, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद आता है दयालबाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना आगरा में है, इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये वाराणसी में है, इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ये जौनपुर में है, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, ये सारनाथ में है, इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी, ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। फिर आता है भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, ये इज्जत नगर में है, इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये पहला मुक्त विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का, ये इलाहाबाद में है, इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये मेरठ में है, ये एग्रीकल्चर का है, इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इलाहाबाद में है, इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है, इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है भातखंडे संगीत संस्थान, ये भी लखनऊ में है, इसकी भी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है, इसकी स्थापना 2005 ईस्वी में हुई थी। फिर आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है, इसकी स्थापना 2010 ईस्वी में हुई थी। आइए देखते हैं, अब देखते हैं वन्यजीव विहार। तो वन्यजीव विहार पहला है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल इसका 2073 वर्ग किलोमीटर, ये गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर तथा मुरादाबाद 4 जिलों में स्थित है। अगला आता है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 635 वर्ग किलोमीटर, ये इटावा एवं आगरा जनपद में स्थित है। इसके बाद में आता है कैमूर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल इसका है 501 वर्ग किलोमीटर, ये सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर में स्थित है। फिर आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल इसका है 457 वर्ग किलोमीटर, 490 वर्ग किलोमीटर, ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। फिर आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 457 वर्ग किलोमीटर, ये प्रतापगढ़ में है। इसके बाद में आता है सोहेलवा वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 452 वर्ग किलोमीटर और ये गोंडा एवं बहराइच में स्थित है। इसके बाद में आता है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 428 वर्ग किलोमीटर, ये महाराजगंज में स्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में, इसका क्षेत्रफल है 410 वर्ग किलोमीटर, ये बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 230 वर्ग किलोमीटर, ये बांदा में है। इसके बाद में आता है किशनपुर वन्यजीव विहार, 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल 227 वर्ग किलोमीटर है और ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। अब देखते हैं नगर एवं उनके उपनाम। नगर आगरा इसका उपनाम है, ताजनगरी के नाम से इसे जाना जाता है। अयोध्या को राम जन्मभूमि स्थल के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ ये ताला नगरी है। इलाहाबाद इसे संगम नगरी कहते हैं। मथुरा को कृष्ण नगरी कहते हैं। कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं और फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं।
आते हैं प्रदेश के 8 जिलों के परिवर्तित नाम। जो 8 जिले हैं उनके नाम बदले गए हैं, वो उनके नाम हैं। महामाया नगर को पुनः हाथरस कर दिया गया है, रमाबाई नगर को पुनः कानपुर देहात कर दिया गया है और छत्रपति साहू नगर को पुनः अमेठी कर दिया गया है। इसके बाद काशीराम नगर को पुनः कासगंज कर दिया गया है और प्रबुद्ध नगर को पुनः शामली कर दिया गया है। पंचशील नगर को पुनः हापुड़ कर दिया गया है और ज्योतिबा फुले नगर को पुनः अमरोहा कर दिया गया है। भीमनगर को पुनः संभल कर दिया गया है। वर्ष 2018 में बदले गए नाम। मुगलसराय जंक्शन को दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन बना दिया गया है। इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या। देखते हैं प्रमुख खनिज बॉक्साइट, रॉक फॉस्फेट ये बांदा में पाया जाता है। पाइराइट, एस्बेस्टस ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। यूरेनियम और तांबा ये ललितपुर में पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं हीरा। तो हीरा ये बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। कोयला ये सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। संगमरमर ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पाया जाता है। डोलोमाइट ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पाया जाता है और बांदा में भी पाया जाता है। जिप्सम ये हमीरपुर एवं झांसी में पाया जाता है। पैराइट एवं एडालूसाइट ये मिर्ज़ापुर तो सोनभद्र में पाया जाता है। देखते हैं नदियों के किनारे बसे नगर। आगरा है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे बसा है। वटेश्वर ये भी यमुना नदी के किनारे बसा है। इलाहाबाद ये गंगा यमुना सरस्वती संगम के नाम पर जाना जाता है। ये 3 नदियों के नाम के किनारे बसा हुआ है। कानपुर ये गंगा नदी के किनारे बसा है और इसके बाद में आता है वृंदावन ये यमुना नदी के किनारे बसा है। गोरखपुर ये राप्ती नदी के किनारे बसा है। मथुरा ये यमुना नदी के किनारे बसा है। राजघाट ये भी गंगा नदी के किनारे बसा है। जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे बसा है। वाराणसी ये गंगा नदी के किनारे बसा है और हमीरपुर ये यमुना नदी के किनारे बसा है और बेतवा नदी के किनारे भी बसा है। ये जो हमीरपुर है इधर से यमुना है, इधर से बेतवा है, ये दोनों के बीच में टापू पे बसा हुआ है हमीरपुर। कौशाम्बी ये भी यमुना नदी के किनारे बसा है। सुल्तानपुर ये गोमती नदी के किनारे बसा है। गाजीपुर ये गंगा नदी के किनारे बसा है। आइए देखते हैं विविध तथ्य। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ये तो जैसे हम लोग पढ़ ही चुके हैं पहले। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभान थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश की एकमात्र आणविक परियोजना ये नरौरा बुलंदशहर है। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर है। सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सीकरी में है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, ये वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर है, इसमें दिया था। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 ईस्वी में मेरठ छावनी से हुआ था। और काशी विद्यापीठ में पठन पाठन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। अयोध्या का प्राचीन नाम अयातसा था और प्राचीन काल में कन्नौज को कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। मध्य देश वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल महाजनपद स्थापित थे। मिर्ज़ापुर, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ के सराय नाहर क्षेत्र में खुदाई के परिणामस्वरूप प्राप्त प्राचीन और नवीन पाषाणकालीन औजार, हथियार तथा मेरठ, आलमगीर में जो हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं उनसे ये ज्ञात होता है कि यहाँ का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। मध्य पाषाणकालीन मानव के अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं
और मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण पत्थर के परिष्कृत औजार भी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इलाहाबाद जिले के नव पाषाण स्थलों की यह विशेषता है कि यहाँ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था। तत्कालीन बर्तनों में पॉलिश वाला मृदभांड, भूसर मृदभांड, मंदवर्ण आदि भी अतरंजी खेड़ा, राजघाट, कौशाम्बी और शौक में मिले हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल संत कबीर नगर जिले में स्थित लघुरा देव है। जब बाहर से आर्य आए, उन्होंने सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु या 7 नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश में बस्तियां बनाई थी। और प्रारंभ में कुछ प्रमुख घरानों के नाम इस प्रकार थे: पुरु, तुर्वस, यदु, अनु और द्रुहा। ये 5 घराने पंचजन कहलाते थे। धीरे धीरे आर्य पूरब की ओर अग्रसर होने लगे। कौशल और विदेह पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा अधिकार कर लिया गया। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। धीरे धीरे सप्त सिंधु का महत्व कम होता गया और आर्यों को सरस्वती और गंगा की उपजाऊ भूमि ने आकर्षित किया। यही उनकी संस्कृत, साहित्य, आध्यात्मिक और राजनीति का केंद्र बना। यहाँ कुरु, पांचाल, काशी और कौशल राज्य थे। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश के नाम से पहचाना जाता था। सभी राज्य परस्पर युद्धरत थे। कौशल ने काशी और अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया था। बाद में कौशल अवंती को भी मगध द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया, जिसके कारण मगध राज्य सर्वशक्तिशाली हो गया। और मगध में क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का राज्य रहा है। ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश 2 नए धर्मों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संपर्क में आया। इस काल में गौतम बुद्ध, महावीर, मक्खलपुत्र, गोसाल तथा अन्य महान विचारकों ने उत्तर प्रदेश में क्रांति कर दी। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका जन्म वैशाली में हुआ था, किंतु उनके अनुयायियों की संख्या उत्तर प्रदेश में काफ़ी थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा कंकाली टीले के भग्नावशेषों में किसी समय पर निर्मित एक भव्य जैन स्तूप का पता चलता है। मध्य युग के प्रारंभ में निर्मित अनेक जैन धर्म स्थलियाँ आज भी देवगढ़, चंदेरी और अन्य स्थलों पर सुरक्षित हैं। गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म छठी शताब्दी में 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तत्कालीन राज्य और उनकी राजधानियों के नाम निम्न प्रकार थे: कुरु, ये मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, ये महाजनपद था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली के पास थी। पांचाल, ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र था। इसकी राजधानी अहिछत्र, ये बरेली के पास रामनगर। तीसरा था सूरसेन, जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी थी मथुरा। और चौथा था वत्स, जो इलाहाबाद के आसपास का था। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जो इलाहाबाद के पास के पास स्थित है। इसके बाद में आता है कौशल। कौशल ये अवध का क्षेत्र था। इसकी राजधानी थी साकेत। अयोध्या और श्रावस्ती, गोंडा, कुशीनगर और पादा, ये पडरौना। ये श्रावस्ती, गोंडा। इसके बाद में आता है मल, ये जिला देवरिया में है, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। ये कसिया और पादा, पडरौना संभवतः है। इसके बाद में आता है काशी। काशी ये वाराणसी का था और इसकी राजधानी थी बनारस। इसके बाद में आता है अंग, जो भागलपुर में है, जिसकी राजधानी थी चंपा। इसके बाद में आता है मगध, जो सबसे शक्तिशाली था। ये शक्तिशाली महाजनपद था, जो दक्षिण बिहार में है। इसकी राजधानी थी गिरिव्रज। ये राजगृह बिहार शरीफ के पास स्थित है। इसके बाद में आता है बज्जी,
जो जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर के आसपास का है। इसकी राजधानी मिथिला, जनकपुर नेपाल सीमा पर, और वैशाली ये जिला मुजफ्फरनगर। इसके बाद में आता है चेदी, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। इसकी राजधानी थी सुक्तमती, ये समप्ता बांदा के पास। इसके बाद में आता है मत्स्य, ये जयपुर के पास में है, जिसकी राजधानी थी विराट। फिर आता है अस्मक, जो गोदावरी घाटी के किनारे है, इसकी राजधानी पांड्य थी। इसके बाद में आता है अवंती, जो मालवा के पास है, इसकी राजधानी थी उज्जैनी, जो उज्जैन में स्थित है। फिर आता है गंधार, गंधार ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो पाकिस्तान में है इस टाइम, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, रावलपिंडी के पास। फिर आता है 16वां कम्बोज, ये राजापुर स्थान इसका अज्ञात है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुँचे, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। अठारह सौ 40 से 1853 के मध्य झांसी, जालौन, हमीरपुर, डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत में मेरठ से हुई थी। 1857 के इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों व जमींदारों ने वहां पर अपनी सरकारें स्थापित कर ली थी। 1857 के इस महान विप्लव में बरेली का प्रशासन खान बहादुर खान नामक रोहिल्ला सैन्याधिकारी ने ग्रहण कर लिया था, और 1857 ईस्वी के इस महान विप्लव में कानपुर में प्रशासन पर नाना साहब का अधिकार था तथा इलाहाबाद पर अध्यापक मौलवी लियाकत अली का अधिकार था। कानपुर से नाना साहब तथा इलाहाबाद से लियाकत अली, जो कि एक अध्यापक थे, मौलवी लियाकत अली का अधिकार था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, जो कि एक महिला थी, और 1857 ईस्वी के विद्रोह में तात्या टोपे विद्रोहियों के प्रमुख योद्धा थे। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इस विद्रोह के दमन में जनरल ह्यूरोज को सक्रिय किया गया था। 1 नवंबर 1858 को एक शाही घोषणा द्वारा सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आई। 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रदेश में अलग करके प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई, और 1872 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद और अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक कर दिया गया, और इसी क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रदेश, आगरा और अवध प्रांत कहा जाने लगा था। 1902 ईस्वी में इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाने लगा, और सन 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये सन 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में, कहाँ की? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सन 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए? तो 9 अधिवेशन हुए, और 5 फरवरी 1992 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को घेर कर जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, और उपयुक्त घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पहले ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। और संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र 1920-22 के मध्य किसानों के बीच चले एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक एक किसान ने किया था। 1937 ईस्वी में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया था।
इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश, जो 12 जनवरी 1950 ईस्वी से शुरू हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया और उत्तर प्रदेश का विभाजन करके 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के नाम से एक नए राज्य का निर्माण कर दिया गया। देखते हैं प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन, जो 9 अधिवेशन हुए थे वो देखते हैं। सबसे पहले हुआ था 1888 ईस्वी में, ये इलाहाबाद में, ये जॉर्ज यूल ने किया था, जो कि एक। इसके बाद दूसरा है 1892 ईस्वी में, ये भी इलाहाबाद में हुआ था, ये WC बनर्जी ने किया था। तीसरा हुआ था 1910 ईस्वी में, ये भी इलाहाबाद में हुआ था, सर विलियम वेडरवर ने किया था। चौथा 1899 में, ये लखनऊ में, इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। और पांचवा किया था 1916 में हुआ था, ये लखनऊ, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और छठवां हुआ था 1936 ईस्वी में, ये लखनऊ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी। और सातवां हुआ था 1925 ईस्वी में, कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की थी। और आठवां हुआ था 1905 ईस्वी में, ये बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और नौवां जो हुआ था वो 1946 ईस्वी में मेरठ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने की थी। इसके बाद में आते हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर प्रभुत्व वाले राजवंश। गुलाम वंश, जिसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 1206 से 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया था। फिर आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश का संस्थापक था फिरोज खिलजी, इसने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। फिर आता है चौथा तुगलक वंश, इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 से 1413 ईस्वी तक शासन किया। फिर आता है इसके बाद सैयद वंश, सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, जिस 1414 से 1451 तक इसने शासन किया। फिर आता है लोधी वंश, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जिसने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। फिर आता है मुगल वंश, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जिसने 1526 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। सबसे ज़्यादा शासन किया था मुगलों ने। प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, मेनांडर का युद्ध, ये 182 ईसा पूर्व में हुआ था। ये मेनांडर ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद में आता है चंदावर का युद्ध, ये 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य हुआ, जिसमें जयचंद की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में आता है कालिंजर का युद्ध, ये 1202 से 1203 ईस्वी में हुआ था। ये चंदेल शासक परमर्दी देव व कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुआ, जिसमें परमर्दी देव की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में आता है जौनपुर का युद्ध, जौनपुर का युद्ध 1478 ईस्वी में, ये बहलोल लोधी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। फिर आता है खानवा का युद्ध, ये 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी, हार हुई थी। और इसके बाद में आता है छठा कालिंजर का द्वितीय युद्ध 1545 ईस्वी में, शेरशाह सूरी की विजय और इसमें मृत्यु हो गई थी इसकी। इसके बाद में आता है आगरा का द्वितीय युद्ध 1554 से 56 ईस्वी में, ये इससे लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आया था। फिर आता है बनारस का युद्ध 1780 ईस्वी में हुआ था, ये राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग के मध्य राजा चेत सिंह की हार हुई थी इसमें। फिर आता है मथुरा का युद्ध, ये 1804 ईस्वी में, ये मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य, जिसमें जनरल लेक पराजित हुआ और मथुरा और आसपास के क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया था। फिर आता है चिनहट का युद्ध 1857 ईस्वी में, अवध की बेगम हजरत महल और अंग्रेज़ों के मध्य, जिसमें अंग्रेज़ों को विजय मिली और 6 सितंबर 1857 ईस्वी को अवध पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था। आते हैं उत्तर प्रदेश स्थित महत्वपूर्ण मध्यकालीन
इमारतें। जामा मस्जिद, इसके निर्माता हैं बाबर, ये संभल में है। मरियम उज ज़मानी का मकबरा, ये जहांगीर ने बनवाया था, इसका ये सिकंदरा आगरा में है। अकबर का मकबरा, ये जहांगीर ने बनवाया था, ये भी सिकंदरा आगरा में है। एतमाउद्दौला का मकबरा, ये नूरजहाँ बेगम ने बनवाया था, ये भी आगरा में ही है। दीवाने खास, ये शाहजहाँ के बनवाए हुए हैं, जो आगरा और दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में आता है जहांगीरी महल, जो कि अकबर ने बनवाया था, ये आगरा में है। आगरा का किला, ये भी अकबर ने बनवाया, ये भी आगरा में ही है। ताजमहल, ये शाहजहाँ ने बनवाया, ये आगरा में स्थित है। इसके बाद में आता है जामा मस्जिद, ये शाहजहाँ ने बनवाई, ये आगरा और दिल्ली में है। लाल दरवाज़ा मस्जिद, ये मोहम्मद शाह ने बनवाई थी, जो कि जौनपुर में स्थित है। जामा मस्जिद, ये हुसैन शाह सरकी ने बनवाई थी, ये जौनपुर में है। अटाला मस्जिद, ये इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई थी, ये भी जौनपुर में ही है। इजरी मस्जिद, ये इब्राहिम शाह सरकी, ये जौनपुर में है। जामा मस्जिद, ये अकबर के द्वारा बनवाई गई, ये कहाँ है, ये फतेहपुर सीकरी में ही। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये अकबर ने बनवाया था, ये फतेहपुर सीकरी में ही है। इस्लाम खां का मकबरा, ये भी अकबर ने बनवाया, ये फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा, ये अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। खास महल, ये अकबर ने, ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बीरबल महल, ये भी अकबर ने बनवाया, ये भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जोधाबाई महल, ये भी अकबर ने बनवाया, ये फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक, इसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश का पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार 650 किलोमीटर। कितना है, 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण है 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। विश्व के 5 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। उत्तर प्रदेश में भूगर्भिक दृष्टि से भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। प्राचीनतम भाग कौन सा है, गोंडवाना लैंड का जो भाग है वो प्राचीनतम है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित होने के कारण इन चट्टानों को बिंद क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। आदिकाल में निर्मित नीच शैली को बुंदेलखंड में बुंदेलखंड नीच के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काप मिट्टी के निक्षेपों को बांगर और नवीन विक्षेपों को खादर के नाम से जाना जाता है। बांगर क्षेत्र पुरानी मिट्टी के उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है और यह मिट्टी उर्वरक नहीं होती है। खादर क्षेत्र वे निचले क्षेत्र हैं जहाँ पर नदियों का पानी प्रतिवर्ष पहुँचकर नई मिट्टी की परत जमा करता रहता है और खादर क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है। इसके बाद में दक्षिण के पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है। इसका निर्माण अत्यंत प्राचीन काल में प्रवाहमान समुद्री निक्षेप में हुआ है। इस पठार की ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठार का कुल क्षेत्रफल 45,200 किलोमीटर है और कैमूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसकी रचना विंध्यन शैली से हुई है। बुंदेलखंड में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और बुंदेलखंड में प्लास नामक घास बहुतायत पाई जाती है। प्लास नामक जो घास है वो बहुतायत मिलती है। इसके बाद में आता है वर्षा की मध्य मात्रा होने के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष और वनस्पतियाँ बहुत छोटी होती हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। तराई क्षेत्र में गर्मी में नमी लिए रहती है और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गर्मी में नमी नाम मात्र की भी नहीं रहती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु पर स्थलखंड की विशालता, धरातलीय विषमता, समुद्र से दूरी,
समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव पड़ने के कारण यहाँ की जलवायु में अंतर पाया जाता है। इस सभी विषमताओं के आधार पर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु होती है जो मार्च से जून तक, और वर्षा ऋतु जो जुलाई से सितंबर तक होती है, और शीत ऋतु ये अक्टूबर से फरवरी तक होती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में अधिकतम औसत तापमान 36 सेंटीग्रेड होता है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 सेंटीग्रेड तक रहता है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जैसे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र कर्क रेखा के अति निकट होने के कारण यहाँ प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। मई जून में तीव्र गति से चलने वाली पश्चिमी हवाओं को लू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई व अगस्त महीनों में होती है। प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। प्रदेश में अरब सागर से उठे मानसून से नाम मात्र की वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से ही होती है। जनवरी माह में पाला पड़ता है तथा कोहरा छाया रहता है। जनवरी माह में भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तथा कभी कभी वर्षा के साथ ओले भी पड़ते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ एक दृष्टि से। गंगा नदी, इसका उद्गम स्थान गंगोत्री उत्तराखंड में है और इसका मिलन है ये बंगाल की खाड़ी। इसकी लंबाई है 2994 किलोमीटर। इसके बाद आती है यमुना नदी, ये यमुनोत्री, ये उत्तराखंड से निकलती है। ये भी इनका मिलन है गंगा, ये गंगा में इलाहाबाद में मिल जाती हैं। इनकी लंबाई है 1385 किलोमीटर। इसके बाद में आती है घाघरा नदी, मापचा चुंगो, ये नेपाल तिब्बत के पास से निकलती है। ये गंगा में इसका मिलन हो जाता है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। फिर आती है चंबल नदी, ये जनापा पहाड़ी, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और इसका मिलन हो जाता है यमुना नदी में और ये 965 किलोमीटर दूरी तय करती है। 965 किलोमीटर लंबी है। फिर इसके बाद में आती है सोन नदी, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका मिलन गंगा में है और ये इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। फिर आती है राप्ती, ये लघु हिमालय, नेपाल से निकलती है। ये घाघरा में मिल जाती है। इसकी है लंबाई 640 किलोमीटर है। फिर आती है रामगंगा, ये लघु हिमालय, नेपाल से निकलती है। ये भी गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। फिर आती है बेतवा नदी, ये विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। ये यमुना में मिल जाती है और इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। फिर आती है सिंधु, ये नैनवा टोंक राजस्थान से निकलती है। ये यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 416 किलोमीटर। फिर आती है केन नदी, केन ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। ये यमुना नदी में मिलती है और इसकी लंबाई 308 किलोमीटर है। फिर आती है टोंस, ये भी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। इसका भी मिलन गंगा में हो जाता है। ये 265 किलोमीटर लंबी है। फिर आती है शारदा में ये मिलान हिमनद, ये कुमाऊं उत्तराखंड से निकलती है। ये घाघरा में मिल जाती है और इसकी लंबाई है 160 किलोमीटर। अब आते हैं, देखते हैं प्रमुख झीलें। उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव है। यहाँ स्थित झीलों का विवरण निम्न प्रकार है। जैसे कीठम झील है, ये आगरा में है और टांडावुरी ताल, ये मिर्ज़ापुर में है। करला मोहना, ये लखनऊ में है। मुंगे ताल व बिसैया, ये रायबरेली में है। बेती तथा नैया प्रतापगढ़ में है। राजा का बांध या लोधी ताल व भोजपुर, ये सुल्तानपुर में है। मोती और गौर, ये रामपुर में है। कुंद्रा समुंदर, ये उन्नाव में है। बल्हा पास, ये कानपुर में है। मोराय, ये फतेहपुर में है। औंधी ताल, ये वाराणसी में है। इसके बाद आते हैं, देखते हैं प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से बसे हैं? गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्ज़ापुर। गंगा यमुना संगम पर इलाहाबाद बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है और रामगंगा के किनारे बरेली बसा हुआ है।
अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। ये माता टीला बांध बेतवा नदी पर, ये झांसी में बना हुआ है। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद, ये रिहंद नदी पर सोनभद्र में है। पारीछा ये बेतवा नदी पर है, ये भी झांसी में है। कालागढ़ ये रामगंगा नदी पर है, ये शायद उत्तराखंड में है। गोविंद सागर शहजाद ये शहजाद नदी पर है, ये ललितपुर में है। रोहिणी ये रोहिणी नदी पर ललितपुर में है। सुकमा डुकमा ये बेतवा नदी पर है, ये झांसी में ही बना हुआ है। इसके बाद में आता है चंद्रप्रभा, ये चंद्रप्रभा नदी पर है, ये चंदौली में है। फिर आता है मुसाखन मुचकंड परियोजना, ये करमनासा, ये चंदौली में है। इसके बाद में आता है काठी, ये रामगंगा, ये बिजनौर में बना है रामगंगा नदी पर। फिर आता है रामगंगा बांध, ये रामगंगा नदी पर, ये भी बिजनौर में ही बना है। फिर आता है जिरगो, ये जिरगो नदी पर मिर्ज़ापुर में बना हुआ है। फिर आता है जामनी, ये जामनी नदी पर, ये भी ललितपुर में है। फिर आता है सजनाम, ये भी ललितपुर में बना हुआ है। आप देखते हैं कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। कृषि के कर्मकारों का प्रतिशत 66% है। यहाँ खेती करने वाले लोग 66% हैं, यानी 66% लोग खेती करते हैं। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है और उत्तर प्रदेश का अफीम के उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे ज़्यादा अफीम होती है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर। प्रदेश की कृषि नीति को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला में से खेतों तक कार्यक्रम का व्यवहार में लाया गया है। प्रदेश में हर वर्ष भर में मुख्य रूप से 3 फसलें पैदा की जाती है। रबी की फसल अक्टूबर से अप्रैल तक होती है, जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, और खरीफ की फसल जो जून से सितंबर तक होती है, मक्का, मूंगफली, और जायद की फसल जो गर्मी के मौसम में होती है, अप्रैल से जून तक। खरबूजा, तरबूज ये होते हैं। गेहूं के उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है। गोरखपुर जिले में प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है और जौ के उत्पादन में प्रदेश में दूसरा स्थान है। सरसों के उत्पादन में प्रदेश का दूसरा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है और देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। प्रमुख तथ्य: उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं: लखनऊ का आम, सहारनपुर का आम एवं आगरा का आलू। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवला का उत्पादन होता है। शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद में सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन होता है। बाराबंकी में अफीम का उत्पादन होता है। कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है और गाजीपुर राज्य में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है। प्रमुख फसलें खाद्यान्न फसलें गेहूँ, चना, चावल, जौ, मक्का तथा बाजरा है। नकदी फसलें कपास, अलसी, मूंगफली, गन्ना, चाय, तिल, सरसों एवं तंबाकू। प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक जिले: गेहूँ मेरठ, मुजफ्फरनगर, इटावा, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा एवं मैनपुरी। गन्ना होता है गोरखपुर, देवरिया, मेरठ। चावल ये सहारनपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, देवरिया, बहराइच, गोंडा, बस्ती, रायबरेली, लखनऊ तथा बलिया में होता है। तंबाकू ये मेरठ, एटा, वाराणसी, फर्रुखाबाद व बुलंदशहर, मैनपुरी, इटावा। कपास की खेती होती है कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा एवं अलीगढ़। पटसन ये देवरिया एवं गोरखपुर। प्रमुख फल: आम, अमरूद, संतरा, माल्टा, नींबू, लीची और रतालू। आम लखनऊ, बरेली, मेरठ, कानपुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर और हरदोई में होता है। संतरा ये सहारनपुर में ही होता है। माल्टा ये मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर। नींबू ये सहारनपुर और मेरठ में होता है। अमरूद इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, बरेली एवं फैजाबाद। लीची होता है ये सहारनपुर, मेरठ में होता है। रतालू ये सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर एवं लखनऊ में। इसके बाद आता है खनिज। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में निर्धन है। यहाँ पर खनिज हिमालय के विभिन्न अंचलों तथा दक्षिण के पठारों में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज विकास की गति बढ़ाने तथा खनिज आधारित औद्योगिकीकरण के लिए खनिज भंडारों की खोज किए जाने के उद्देश्य से 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। 23 मार्च 1974 में उत्तर प्रदेश का राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में 2.6% खनिज उत्पादन के साथ देश में 10वें स्थान पर है।
और उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 ईस्वी में घोषित की गई थी। प्रदेश के 10 जिलों में इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, बांदा और ललितपुर में खनिज बहुलता से मिलता है। चूना पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है और उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली यानी सोनभद्र क्षेत्र से होती है। मिर्ज़ापुर के बांसी मकरी खोह क्षेत्र में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले प्राप्त होती है। इसके बाद में आते हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। चूना पत्थर ये मिर्ज़ापुर जिले में विंध्याचल क्षेत्र में स्थित कजराहट तथा रोहतास स्थानों में उच्च कोटि का चूना पत्थर पाया जाता है। इसका उपयोग मिर्ज़ापुर में स्थित चुर्क व डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों में होती है। फिर आता है डोलोमाइट, ये मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में मिलता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में निसरण और रिफैक्ट्रीज के लिए होता है, जबकि बांदा से प्राप्त डोलोमाइट का उपयोग पोर्टलैंड सीमेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। फिर आता है बॉक्साइट, ये बांदा और वाराणसी जिलों में मिलता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। इसका उपयोग मिर्ज़ापुर में स्थित रेणुकूट फैक्ट्री में होता है। फिर आता है सोना ये शारदा और रामगंगा नदियों के रेत से मिलता है। इसका उपयोग कांच उद्योग, आभूषण बनाने, औषधियाँ बनाने आदि में किया जाता है। फिर आता है हीरा, ये बांदा जिले में पाया जाता है। मिर्ज़ापुर के जंगल क्षेत्र से भी हीरा मिलते हैं। फिर कोयले का उत्पादन ये सोनभद्र जिले में निचले गोंडवाना पत्थरों से बराबर स्तर से होता है। मिर्ज़ापुर जिले के सिंगरौली क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खुदाई का कार्य किया जाता है। यहाँ के कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह में होता है। तांबा, ये तांबे का भंडार ललितपुर जिले के सोनराय क्षेत्र में स्थित है। ये धातु मुख्यतः आग्नेय तथा पर्वतराज चट्टानों के नसों के रूप में प्राप्त होती है। विद्युत का उत्तम सुचालक होता है तांबा। फिर आता है रॉक फॉस्फेट, ये रॉक फॉस्फेट के भंडार की भोई, दुर्माला, मसराना, मालदेवता और चमसारी में पाए जाते हैं। बाना में भी इसके भंडार मिलते हैं। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग व अम्लीय मृदा के उपचार में होता है। फिर आता है संगमरमर मिर्ज़ापुर जिले में मिलता है। ताजमहल के निर्माण में भी यहाँ के पत्थर का प्रयोग होता है। फिर आता है कांच बालू, ये कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार यहाँ बालू का 10 करोड़ टन से भी अधिक भंडार उपस्थित है। इसका उत्पादन चकिया क्षेत्र, वाराणसी, मुरारीवाला, बेहट, झांसी, इलाहाबाद और बांदा जिलों में स्फटिक कूटकर उद्योग के योग्य बनाया जाता है। कांच बनाने योग्य बालू के वाराणसी, आगरा और इलाहाबाद के निकट गंगा और यमुना नदी से प्राप्त होती हैं। एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर जिले से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग एवं विद्युत उपकरण में किया जाता है। पायरीफिलाइट, ये पायरीफिलाइट झांसी और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग तापसे और सिरेमिक उद्योग तथा कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। सिरेमिक उद्योग यानी कांच के चीनी मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं, सिरेमिक उद्योग। आता है पोटाश लवण, ये पोटाश लवण का उत्पादन कानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद और वाराणसी में होता है। इमारती पत्थर, ये मिर्ज़ापुर और चुनार में चूने का पत्थर मिलता है। कंकड़, ये कंकड़ संपूर्ण मैदानी भाग में पाया जाता है। इसका उपयोग सड़क निर्माण में, सीमेंट उद्योग में होता है। फिर आता है पायराइट, ये पायराइट मिर्ज़ापुर जिले में मिलता है। फिर आता है सेलखड़ी, ये सेलखड़ी झांसी और हमीरपुर जिलों में मिलता है। देखते हैं उत्तर प्रदेश में मिलने वाले खनिज क्षेत्र। चूना पत्थर, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में। डोलोमाइट, ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बांदा जिलों में। एस्बेस्टस, ये मिर्ज़ापुर जिले में। पायराइट, ये भी मिर्ज़ापुर जिले में। एंडालसाइट, ये भी मिर्ज़ापुर जिले में। बेराइट एवं एडालूसाइट, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट, ये बांदा जिले में। और चाइना के लिए ये सोनभद्र जिले में पाया जाता है। इसके बाद में आता है जिप्सम, ये झांसी और हमीरपुर जिलों में। संगमरमर, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में। कोयला, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में। तांबा, ये ललितपुर में। हीरा, बांदा और मिर्ज़ापुर जिले में। सेलखड़ी, ये हमीरपुर और झांसी जिले में। यूरेनियम,
ये यूरेनियम होता है, ये ललितपुर ज़िले में। और कांच बालू वाराणसी, झांसी, इलाहाबाद, आगरा और बांदा ज़िले में। देखते हैं उद्योग धंधे। नई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 को सितंबर 2012 में स्वीकृत दी गई। सितंबर 2012 में स्वीकृत इस नीति में 11.2% वार्षिक की औद्योगिक विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने एवं निवेश आकर्षित करने के साथ ही इसमें पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्यांचल में इकाइयां स्थापित करने वाले उद्यमियों को स्टाम्प शुल्क में 100% तक छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर 1972 को हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन किया गया था। सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा एवं मिलन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा बड़ा स्थान रखता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना 1969 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार की एक कंपनी के रूप में की गई थी। 1973 ईस्वी में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अंग्रेजों ने 1903 ईस्वी में प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की थी और 1935 ईस्वी में गन्ना विभाग का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग का गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर चूड़ियाँ बनाने हेतु विश्वविख्यात है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर है। अतः राज्य के प्रमुख निर्यातक जोन कौन कौन से हैं? तो नोएडा, ये रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक परिधान, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर और चमड़ा, ये निर्यातक जोन है। इसके बाद में आता है आगरा ये संगमरमर, सिल्क, कारपेट, हस्तशिल्प सामान, कलात्मक सामान, बैग। फिर आता है मुरादाबाद, ये आर्ट मेटल वेयर, कलात्मक आभूषण बोन, ज्वेलरी। लखनऊ ये फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक, हर्बल, औषधि, ये केमला बोन कार्विंग। कानपुर ये चमड़ा उत्पाद, सॉफ्टवेयर, रसायन, हैंडलूम, परफ्यूम, फार्मास्यूटिकल और तेल एवं मसाले। फिर आता है वाराणसी, ये वाराणसी रेशम, ऊनी, हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने। झांसी और ललितपुर ये पीतल के सामान। इसके बाद में आता है प्रमुख उद्योग, चीनी, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सिलाई, साइकिल, कागज, सीमेंट, वनस्पति घी, इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण, एल्यूमीनियम, हथकरघा एवं कुटीर उद्योग। चीनी उद्योग देवरिया, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, मेरठ एवं शाहजहाँपुर। सूती वस्त्र उद्योग यह हाथरस, लखनऊ, मोदीनगर, इटावा, अलीगढ़ के नैनी, इलाहाबाद। रेशमी वस्त्र उद्योग ये वाराणसी एवं इटावा। ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर, मिर्ज़ापुर, गोपीगंज, वाराणसी, शाहजहाँपुर, इलाहाबाद, आगरा एवं खमरिया। फिर आता है जूट उद्योग, ये कानपुर, शाहजनवा यानी गोरखपुर में है। जो कांच उद्योग, कांच की चूड़ियाँ, नैनी, इलाहाबाद, बहजोई, संभल, मुरादाबाद, सासनी, अलीगढ़, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, बालावाली, बिजनौर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, रामनगर, वाराणसी और हिरनगांव ये फिरोजाबाद। फिर आता है चमड़ा उद्योग, ये कानपुर, आगरा एवं सहारनपुर हैं। दिया सिलाई उद्योग बरेली, इलाहाबाद, लखनऊ। साइकिल उद्योग आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद तथा कानपुर। वनस्पति घी उद्योग ये कानपुर, मोदीनगर, गाजियाबाद में है और अलीगढ़। कागज उद्योग ये सहारनपुर एवं लखनऊ। एल्यूमिनियम ये रेणुकूट, मिर्ज़ापुर। फिर आता है सीमेंट उद्योग, ये चुर्क डल्ला व कजराहट। इंजीनियरिंग उद्योग ये कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़ तथा बरेली। सिगरेट उद्योग ये सहारनपुर में। फिर आता है कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग ये देवबंद, सहारनपुर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, पिलखुआ, गाजियाबाद, टांडा, फैजाबाद, मऊनाथ भंजन एवं मुबारिकपुर, आजमगढ़, मजहर, गोरखपुर। हथकरघा उद्योग ये वाराणसी, मिर्ज़ापुर, संडीला, हरदोई, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़। पीतल व कलई के बर्तन मुरादाबाद, वाराणसी, हाथरस, हापुड़, फर्रुखाबाद।
कालीन ये मिर्ज़ापुर एवं आगरा, इत्र व तेल कन्नौज, गाजीपुर एवं जौनपुर, लकड़ी की नक्काशी नगीना बिजनौर और सहारनपुर, तेल चाकू एवं कैंची ताले चाकू एवं कैंची ताले हैं अलीगढ़ के, चाकू मेरठ और मथुरा, कैंची प्रेस व प्रकाशन आगरा, मथुरा, अलीगढ़ एवं मेरठ। अन्य उद्योग के बारे में अलीगढ़ में ताला उद्योग है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन, बरेली फर्नीचर, मेरठ खेल का सामान, आगरा सहारनपुर ये लोहे के वाँट, मेरठ कानपुर लखनऊ बैंडबाज हारमोनियम तबला और बांसुरी, लखनऊ टॉर्च, बनारस ये सिल्क की साड़ी, लखनऊ चिकन और भदोई ये कारपेट। अब आता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। नोएडा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र देश के 8 विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में उत्तर भारत का एकमात्र एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन है। कौन सा है? नोएडा। भदोई, वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद और आगरा में विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। अब देखते हैं जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या एक दृष्टि में